नमस्कार आप सबको। एडुलेज में आप सबका स्वागत है। तो आज का लेक्चर फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर होगा। आप लोगों के पास जिनके पास आई बिलीव शेड्यूल है वो लोग जानते हैं। आज हम क्लाइमेट जोन्स एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग असम से है, हैप्पी बहाग बिहू। आई विश यू ऑल अ ग्रेट लाइफ अहेड। क्लाइमेट जोन्स कौन से तरीके से हैं एंड इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन कौन सी है, वी विल स्टडी अबाउट दैट। हम जोनिफाई करेंगे चीज़ों को एंड वी विल लर्न व्हाट ईच ऑफ देम हैव टू ऑफर। नाउ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देता हूँ आप लोगों को। क्लाइमेट क्या है? Climate refers to the long-term atmospheric conditions of a particular area. For example, if I talk about Assam, यहाँ का climate most of the days में sunny रहता है, for example. So it's a hot climate. Vegetation, ये एक ecological response है उस climate का. So in Assam, vegetation that's known all over the world is tea. We are famous for tree. And next, controlled by latitude, altitude, monsoon and relief. अब climate हाँ vegetation को influence करता है. So climate is controlled by मतलब ये चारों चीजें climate को control करती है. So indirectly vegetation is also linked to these four. First, latitude. Second, altitude. Third, monsoon कितनी देर रहती है, कितनी क्वालिटी की रहती है, and then relief. अब vegetation depends on rainfall, temperature, soil, etc. and it's highly important for economy, agriculture and biodiversity. So if we think about the economy, agriculture and biodiversity, this is what basically follows. अब क्लाइमेट का रिस्पॉन्स वेजिटेशन क्लाइमेट कंट्रोल्ड बाय लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, मॉनसून एंड रिलीफ. अब वेजिटेशन मॉनसून से रेनफॉल, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड इफेक्ट करता है, लैटिट्यूड रिलीफ सॉइल को इफेक्ट करती है. नाउ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी इन सब से कैसे लिंक है ये तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को. सो लेट्स स्टार्ट. अब कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, दिस थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है. तो कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जो हम मंथली टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन उससे मुद्दे नजर रखते हुए हम डिसाइड करते हैं. सो AM मॉनसून क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है. देन AW ट्रॉपिकल वेट ड्राई, ये सेंट्रल इंडिया का एरिया है. CWG दैट रेफर्स टू द सब ट्रॉपिकल, जो नॉर्थ इंडिया की साइड है. ET जो कि एल्पाइन क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ एल्पाइन क्लाइमेट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है एंड दीज एरियाज इंक्लूड हिमालयाज. अब Western Ghats and northeastern regions, they have AM. Now there's one more thing, AMW, जो tropical monsoon को represent करता है. I forgot this. This is present in the western coast. And AS that represents the tropical monsoon once dry summer, ये तमिलनाडु के साइड में है, जो कि वेस्टर्न नहीं, ये ईस्टर्न कोस्ट में है. It receives rainfall mainly from the retreating monsoon. विंटर के बाद में जो मानसून आता है उससे ये रेनफॉल सोर्स करता है. अब नेक्स्ट चलते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करती है? स्पीकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, हमें पहला मिलता है लैटिट्यूड, जो कि सोलर एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है. ऑल्टीट्यूड,
ये टेम्परेचर वेरिएशन कॉज करती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटैलिटी शो करती है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है। एंड हिमालयाज, ये इसके बारे में तो आई बिलीव यू हैव ऑल नॉलेज अबाउट। ये एक बैरियर की तरह एक्ट करती है एंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स को कॉज करती है, जिसके चलते ही हमें रेनफॉल पैटर्न्स, यूनिक रेनफॉल पैटर्न्स इंडिया में देखने को मिलता है। अब मॉनसून ये रेनफॉल कॉज करती है। सो ये सब क्या है? लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अर्थ वार्मेस्ट होता है इक्वेटर पे। अब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड एलिवेशन को शो करता है कि कितना डिग्री ऊपर है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है 1 डिग्री सेल्सियस से एवरी 166 मीटर ऑफ एलिवेशन में। मतलब आप 166 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें मैंने नहीं लिखी है जो कि इस इन्हीं में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल ओशन करंट्स, करंट्स कन्वेयर बेल्ट की तरह एक्ट करते हैं, वार्म और कोल्ड वाटर को ऑल्टर करते हैं, ये इसमें ही आ जाता है। सो टोपोग्राफी जो कि रेन रिलीफ को करती है, माउंटेन्स, इन इंडियन केस इट्स द हिमालय। सारे माउंटेन्स बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। इन इंडिया इट्स मोस्टली डन बाय द हिमालयस। अब हम जानते हैं कि क्लाइमेट जोन्स कौन से हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जोन्स में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इट्स ग्रीन ऑल अराउंड द ईयर। अब सेकेंड, हमें ट्रॉपिकल ड्राई जोन्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसमें डेजर्ट वेजिटेशन है, सो वी डोंट एक्सपेक्ट मच ग्रीनरी हियर। अब सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज में हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। एंड माउंटेन्स, इन द केस ऑफ माउंटेन्स, यू नो 166 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट यू विल रिसीव मे बी लेस रेनफॉल, एंड उस रेनफॉल एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगी, एंड एग्रीकल्चर उसी से इन्फ्लुएंस होगा। Now let's speak about rainfall and temperature patterns. नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। इट्स हॉट मोस्ट ऑफ द डेज। साउथ इंडिया में ये मॉडरेट है। वेस्टर्न कोस्ट में हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। अब इंटीरियर एरियाज हमें ड्राई मिलती है। नाउ extreme in terms of rain also we see, and nowadays we see a lot of variation, मतलब जब रेन नहीं होना चाहिए तब रेन हो जाता है, and these cases are more common in North India, Northeast and the western part. अब vegetation formation, climate, climate soil, soil के बाद water, and water directly influence vegetation. So अगर आप एग्जामिनेशन में ये लिख देना आंसर के साथ, नंबर 1, सो रेनफॉल प्लस टेम्परेचर ये की है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल दे शुड गो पैरेलली टू लीड टू द बेस्ट वेजिटेशन। अब ह्यूमन इम्पैक्ट इस पैटर्न को मॉडिफाई करता है। हम कई वेजिटेशन कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सो क्लाइमेट चेंज आप लोगों को तो बचपन से ये सुनने को मिलता आ रहा है, वो सब ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से होता है। एंड समवेयर वेजिटेशन जहाँ ज़्यादा होना चाहिए वहाँ हम कम देखते हैं, जहाँ कम होना चाहिए वहाँ हम ह्यूमनली वेज से ज़्यादा कर रहे हैं, साइंटिफिक वेज से ज़्यादा वेजिटेशन कर रहे हैं। सो देयर आर ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो दैट डिसाइड द वेजिटेशन। अब मेजर वेजिटेशन के टाइप कौन से हैं? वेजिटेशन के टाइप्स है एवरग्रीन फॉरेस्ट, deciduous forest, thorn forest, montane forest and mangroves. ये है मेजर वेजिटेशन टाइप्स। अब सबसे पहला जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टंड्रा, डेजर्ट ये सब हमें देखने को मिलता है।
ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें हाई डेंसिटी होती है फॉरेस्ट की एंड एबंडेंट रेन होते हैं। अब डेसिडियस फॉरेस्ट, इसे हम मॉनसून भी कह सकते हैं इन सम केसेस। ये वाइड स्प्रेड है एंड ड्राई सीजन्स में इनका पतझड़ शुरू हो जाता है, सो यू डोंट ऑलवेज सी ग्रीनरी हियर। अब थॉर्न फॉरेस्ट, जिसे हम यू नो मॉन सॉरी कहते हैं, हम उससे हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स में ज्यादातर देखते हैं। Montane forest, these are generally seen in Himalayas and इनको coniferous भी कहते हैं। अब जो मैनग्रोव्स है ये स्पेशलाइज्ड है, इनमें डेंस ट्री फाउंड मतलब मिलते हैं हमें along coast and in delta regions. Now, moving on, we go to evergreen forest. यहाँ रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। वेस्टर्न घाट्स में ये मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये मिलता है। यहाँ डेंस फॉरेस्ट है एंड देयर इज हाई डेंसिटी विथ abundant रेन एंड यहाँ के जो ट्रीज है उनका लीफ बहुत ही ब्रॉड होता है। इन जनरल ब्रॉड लीफ ट्रीज हमें यहाँ देखते लोग मिलती है एंड हाई बायोडाइवर्सिटी, देयर आर लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज डिफरेंट टाइप्स, ये हम एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखते हैं। अब अगर हम जाए डेसिडियस फॉरेस्ट को जानने के लिए, यहाँ रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर्स के बीच में रहता है एंड मोस्ट ऑफ द रीजन दैट encompasses deciduous forest is in central India. यहाँ टीक, साल, वुड, ये सब हमें ज्यादा देखने को मिलता है, सो इट्स अ काइंड ऑफ मोर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। अगर डायरेक्ट यूज के बारे में हम बात करें, सो दिस इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। अब थॉर्न फॉरेस्ट, इसमें रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होता है। राजस्थान, गुजरात, ड्राई एरियाज जो है, हमें डेजर्ट एरियाज में ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ जेरोफाइटिक प्लांट्स होती है। अब जेरोफाइटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो विथ मिनिमल वाटर एंड दीज प्लांट्स आर एडेप्टेड टू वाटर स्कैरसिटी। वो लोग कम वाटर में भी थ्राइव कर सकते हैं एंड देयर इज नो मच बायोडाइवर्सिटी इन दीज एरियाज और फॉरेस्ट। अब हम जानते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट के बारे में। इनमें हम ऑल्टीट्यूड बेस्ड वेरिएशन देखते हैं एंड इसे कॉनिफरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। टेम्परेट के बाद कॉनिफरस देन एल्पाइन। These forests are important for the climate balance and climate change could कुछ हद तक maybe 0.1% are influenced by these forests. अब मैनग्रोव्स, वो गाना वाला नहीं, मैंगो मैंगो नॉट दैट, मैनग्रोव, ये फॉरेस्ट कोस्टल डेल्टास में मिलते हैं हमको। इन्हें हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड है एंड डेंस ट्रीज यहाँ हमें मिलता है कोस्ट के अलोंग। So you can expect these kind of forests in Tamil Nadu and the western part of India. So it's salt tolerant and protects coast. Sundarbans is a great example. अगर हम इनकी कंपैरिजन करें एवरग्रीन वर्सेस डेसिडियस वर्सेस थॉर्न, देन हमें इनको रेनफॉल डिफरेंस करेंगे, लोकेशन डिफरेंस, एडेप्टेशन डिफरेंस। For example, location difference. These are found in central India most. Thorn ये नॉर्थ इंडिया का वेस्ट साइड में हमें मिलता है। नेक्स्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट। अब ह्यूमन इम्पैक्ट बेसिकली इन चार चीजों से ही आता है। डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड इज अर्बनाइजेशन, थर्ड इज क्लाइमेट चेंज एंड फोर्थ इज कंजर्वेशन एफर्ट्स। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। डिफॉरेस्टेशन, हम फॉरेस्ट को कट करते रहते हैं। अर्बनाइजेशन, हम ज्यादा सेटलमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, मोर सिटीज आर कमिंग अप एंड generally we see that unplanned cities are coming up. As a result of that, we are facing a lot of issue regarding climate. जो होना चाहिए वो नहीं होता, जो सीजन नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। Now regarding this and noticing this, हम conservation efforts कर रहे हैं जो कि अभी तक
You know, the conservation efforts have not increased the destruction efforts. ये destruction efforts को bypass नहीं कर पा रही है. And as a result of that, we still need to encourage and bring on more conservation efforts. Of economic importance, timber, fuel, agriculture support, biodiversity and sustainability. अब timber and fuel ये तो हम फर्नीचर एंड अदर यूजेस में डायरेक्टली यूज होता है. एग्रीकल्चर सपोर्ट हमें फूड मिलता है यहाँ से. बायोडाइवर्सिटी इट्स हाईली इंपॉर्टेंट इन ऑल बिकॉज every creation of God is important and has a unique role to play in the ecosystem. So इसलिए biodiversity is important and all the species need to be in ample quantity so that each of them can contribute to their role. अब बात करते हैं sustainability के बारे में. This focuses basically on using nature but using it at a rate in which the nature can recover itself. मतलब जितना आप यूज कर रहे हो उससे नेचर को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. दैट इज सस्टेनेबिलिटी. अब PYQ स्कोपन क्लासिफिकेशन पे आ चुके हैं. वेजिटेशन के टाइप्स आ चुके हैं. क्लाइमेट वेजिटेशन का लिंक आ चुका है. एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन तो हम देखते ही रहते हैं यूपीएससी में. सो दिस वाज इट. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. आई नो थोड़ा शॉर्ट था बट आई विल बी टेकिंग लॉन्गर सेशंस in the future, and till then, thank you and have a great day ahead. Keep studying.